हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बच्चों, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द ट्यूशन पॉइंट। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का 5th लेक्चर, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इरेशनल नंबर के मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। बट इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चे चैनल पे नए हों वो इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए बच्चों, शुरू करते हैं इरेशनल नंबर। सबसे पहले बच्चों, कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। इरेशनल नंबर्स, तो बच्चों इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है देखते हैं। अ नंबर दैट कैन नॉट represent in the form of P by Q and Q is not equal to 0 are called irrational नंबर्स। बच्चों, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? अ नंबर दैट कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो बच्चों, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या देखी थी? तो बस यहां से नॉट रिमूव कर दो। अ नंबर दैट कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। वहां पे हम लोगों ने ये चीज देखा था और यहाँ पे इरेशनल नंबर में हमने क्या लगा दी? नॉट। मतलब कि जो नंबर को आप रेशनल नंबर में नहीं कर सकते हो कन्वर्ट, वही क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला तो एग्जांपल हमारे सामने आ गया कि कौन से ना इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया गया था ना कि किस तरह के नंबर्स को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कौन सा होता है बच्चों? पहला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 1.34 1 5 6 एंड सो ऑन। दूसरा देख लो 0.12 1 2 3 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो बच्चों, इस तरह के नंबर जो होते हैं आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1 2 है, फिर 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4, ऐसे ये कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल। क्लियर? नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। बच्चों, अगर हम कहें तो बताइए √2 क्या होता है? एक इरेशनल नंबर है ना, इतना तो आप लोग जानते ही। √3 क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको भी देख लीजिए। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स बच्चों, निगेटिव वैल्यू जो होती है रूट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। ऑल पॉजिटिव इंटीजर in square root and not a perfect square। मतलब वो सभी पॉजिटिव इंटीजर जो कि स्क्वायर रूट के अंदर होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। वो क्या हो?
परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे तो वो इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल नंबर हो जाएगा। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल। तो इसके एग्जांपल में अगर हम √1 कर दें तो क्या ये इरेशनल होगा? बच्चों 1 जो होता है वो एक यूनिक नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 1 को हम इरेशनल नंबर में काउंट नहीं करेंगे, √1 को इरेशनल नंबर में काउंट नहीं करेंगे। √1 एक रेशनल नंबर होता है। क्लियर है? अच्छा, √2 की बात करें तो √2 देखिए, √2 क्या होता है? ये एक इरेशनल नंबर होता है क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर भी है, स्क्वायर रूट के अंदर भी है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो √2 को आप बोल सकते हो कि ये एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से बच्चों √3 को भी आप बोल सकते हो कि ये इरेशनल नंबर है। बच्चों √4 को, √4 हमने √4 का, तो आप देखिए ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, बिल्कुल है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। इन अ स्क्वायर रूट के अंदर भी है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बट ये बच्चों क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। तो यहां से हम इसको रिमूव कर देंगे। क्लियर है? हम इस तरह से आपको दोनों चीजें समझा दे रहे हैं जिससे कि आप कहीं पे कंफ्यूज ना हो। बच्चों √5 की बात करें तो √5, हाँ देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर है, स्क्वायर रूट के अंदर है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। √6 की बात करें, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट के अंदर है, तो ये भी इरेशनल होगा। √7 की बात करें, ठीक है, ऐसे आप करते जाएंगे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं अब कौन से नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो बच्चों क्यूब रूट जो होते हैं, क्यूब रूट वाले नंबर भी इरेशनल नंबर। अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 2 करूं तो वहां पे क्यूब रूट ऑफ 2 भी एक इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है? तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि थर्ड में ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स in a cube root, in cube root and not a perfect cube। मतलब आप कह सकते हो कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इन अ क्यूब रूट एंड नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? एग्जाम्पल, तो अगर हम क्यूब रूट ऑफ 1 ले लें, क्यूब रूट ऑफ 1 ले लें, तो बच्चों 1 को अभी अभी हमने डिस्कस किया कि 1 क्या होता है कि यूनिक नंबर होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब भी होता है। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 1 को हम काउंट यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यूब रूट ऑफ 1 एक रेशनल नंबर होता है। क्लियर है? अगर बच्चों हम क्यूब रूट ऑफ 2 की बात करें तो ये एक इरेशनल नंबर होता है क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है और पॉजिटिव इंटीजर है, क्यूब रूट के अंदर है। क्लियर है? अगर हम क्यूब रूट ऑफ 3 की बात करें तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यूब रूट ऑफ 4 की बात करें, ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यूब रूट ऑफ 5 की बात करें तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यूब रूट ऑफ 6 की बात करें, ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यूब रूट ऑफ 7 की बात करें तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अगर क्यूब रूट ऑफ 8 की अगर हम बात करें तो ये क्या है? इरेशनल नंबर नहीं है। बच्चों यहाँ पे क्या है? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है? इन अ क्यूब रूट, ये भी सही है, एंड नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। बट 8 बच्चों क्या होता है? एक परफेक्ट क्यूब होता है। तो 8 को हम यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 8 को काउंट नहीं करेंगे। ओके, क्यूब रूट ऑफ 9, क्यूब रूट ऑफ 9 ये क्या होता है? ये भी इरेशनल नंबर होता है। आप देख लो 9 क्या है? 9 परफेक्ट स्क्वायर है बट क्यूब रूट नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो बच्चों आगे आप लोग लिख लोगे। ठीक है, फिर बच्चों और कोई नंबर? हाँ, एक और पाई। पाई बच्चों एक इरेशनल नंबर होता है। पाई के बारे में आप डिटेल स्टडी क्लास 11th में करोगे, बट अभी मैं बता दे रहा हूं कि बच्चों पाई जो होता है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है और पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना होती है?
22/7। एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। आप यहाँ पे देख रहे हो 22/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और पाई को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक इरेशनल नंबर। तो रेशनल इक्वल टू इरेशनल तो कभी हो नहीं सकता। हाँ, तो इसलिए हम पाई जो होता है, पाई की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो सिमिलर होती है 22/7 के, नॉट इक्वल टू 22/7। तो पाई को आप, पाई की वैल्यू होती है बच्चों 3.14159, इस तरह से 2, इस तरह से कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, पाई की वैल्यू। तो ये पाई जो होता है एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। 22/7 एक रेशनल नंबर होता है, 22/7 के इक्विवेलेंट होती है पाई की वैल्यू, इसलिए हम पाई को कैसे कंसीडर करते हैं, 22/7। क्लियर? तो पाई की डिटेल स्टडी आप क्लास 11th में करोगे वहां पे, बट अभी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। तो बच्चों 4th में क्या आ जाएगा आपका, कि पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है? पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम नंबर लाइन पे किस तरह से करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन of irrational number numbers on number line। बच्चों अभी तक तो हम लोगों ने रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पे। अब हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों नंबर लाइन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि क्या होती है। बिल्कुल, ये आपकी नंबर लाइन हो गई। क्लियर है? यहां से 0 1 2 3 and so on, -1 -2 -3। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेफ्ट साइड में 0 के नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों देखते हैं कि किस तरह से इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं, क्वेश्चन ही ले लो, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। ये हो गया क्वेश्चन। तो बच्चों √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे हमको कुछ ज्योमेट्रिकल प्रोसेस यूज करना होगा। अब ज्योमेट्रिकल प्रोसेस नहीं यूज करेंगे तो ऐसे डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं बच्चों एग्जैक्ट लोकेशन कि ये √2 कहां पे होगा। तो इसलिए हमको कुछ ज्योमेट्रिकल प्रोसेस और कुछ थ्योरम्स का यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों एक थ्योरम के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हम थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं, बट डिटेल में अगर आपको देखना हो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है तो वो आपको 10th में मिलेगा, या 10th क्लास की वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या होती है, पहली चीज तो आप जान लो कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लीकेबल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लीकेबल होती है। अब बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल तो आप जानते ही हो कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कि किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो वो ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो बच्चों राइट एंगल के सामने वाली साइड जो जस्ट अपोजिट साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। और आपको पता है कि हाइपोटेनियस इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। क्लियर है बच्चों? तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो उसके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल में होता है। तो इसको आप कह सकते हो, यहां पे अगर हम देखें तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू इन ट्रायंगल ABC, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि इसको आप लोग अभी पढ़ोगे, तो यहाँ पे सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि जिन बच्चों को भूल गया हो वो देख लें। देन AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे
पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि अगर कोई ट्रायंगल हमने एबीसी लिया है, ठीक है, एबीसी लिया हुआ है बच्चों, बीच वाला एंगल ही हम हमेशा काउंट करते हैं। अगर इस तरह से लिखा होता है तो एबीसी का मतलब कि एंगल बी जो है वो क्या है 90 डिग्री। क्लियर है? तो 90 डिग्री अगर एंगल बी है तो एसी ही हमेशा हाइपोटेनियस होगी। तो अगर इस तरह से आपका ट्रायंगल लिए हो तो यहाँ पे हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम यहाँ पे किस तरह से करेंगे वो चीजें हम लोग देखेंगे। तो बच्चों अगर हम कहें कि ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और इसमें हमको ये √2 ले आना है, हाइपोटेनियस जो है वो √2 ले आना है। तो अगर यहाँ पे बेस आप 1 यूनिट ले लो, बेस को 1 यूनिट ले लो और परपेंडिकुलर को भी बच्चों 1 यूनिट ले लो, तो आप देखिए क्या आ जाएगी, हाइपोटेनियस आपकी क्या आएगी √2 आएगी कि नहीं। देखते हैं, करके देख लेते हैं। बेस यहाँ पे AC स्क्वायर बोल रहा है ना, तो AC स्क्वायर बच्चों यहां से स्क्वायर जैसे ही रिमूव करोगे तो आपकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, रूट में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से स्क्वायर हमने रिमूव कर दिया तो ये रूट लगा देंगे इधर। अब बच्चों क्या बोल रहा है कि AB स्क्वायर, सॉरी यहां पे थोड़ा सा भूल गया था। तो बच्चों यहां पे क्या है, AC हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो AC का हमने स्क्वायर रिमूव किया तो इधर रूट आ गया। अब यहाँ पे BC कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट दिया हुआ है और AB भी कितना दिया हुआ, 1 यूनिट दिया हुआ है। तो 1 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 1 + 1। तो यहाँ पे फाइनली आपके पास वैल्यू क्या आ गई, AC = √2। क्लियर है बच्चों, ये √2 वैल्यू आ गई। क्लियर, तो इसी प्रोसेस का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि कुछ हम ज्योमेट्रिकल प्रोसेस भी यूज करते हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है बच्चों, तो आइए देखते हैं। अब तो हमको समझ में आ गया कि अगर हम बेस को 1 ले लिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आप सभी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर पाओगे। तो ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए क्या बेस रखेंगे, क्या परपेंडिकुलर रखेंगे तो क्या हमारे पास हाइपोटेनियस आएगा, और उसी को यहाँ पे यूज करोगे। तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पे BC जो है हमने 1 लिया और AB भी 1 लिया, तो हमारा हाइपोटेनियस क्या आ गया, √2 आ गया। अब ये √2 हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पे इसको हम अप्लाई करते हैं। बच्चों अगर हम, ये डिस्टेंस हमारी 1 यूनिट है, क्लियर है, ये डिस्टेंस हमारी 1 यूनिट है। यहां पे अगर हम 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दें, अगर इस पॉइंट पे हम 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दें तो हमारा कुछ ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे क्या करेंगे, हम 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करने के लिए आपको पता है, क्लियर है, कि इस तरह से हम करते हैं और यहां से ऐसे आर्क लगाते हैं। ये सारी डिटेल स्टडी आप ज्योमेट्री में पढ़ोगे, तो यहाँ पे हम ज्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 90 डिग्री का एंगल हमने बना दिया है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। क्लियर, अब बच्चों क्या करेंगे कि हमने देखा कि बेस तो हमने 1 यूनिट ले लिया है, अब हमको परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट चाहिए। बेस हमने 1 यूनिट लिया है तो परपेंडिकुलर भी हमको क्या चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। तो 1 यूनिट की डिस्टेंस का आर्क लेके यहां पे बेस लेंगे और एक आर्क हम यहां पे लगा देंगे। तो बच्चों ये भी अब 1 यूनिट हो गया और ये पॉइंट भी आपका 1 यूनिट का हो गया, मतलब यहां से यहां तक। क्लियर है, तो अब क्या करोगे, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। क्लियर है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, यहां से ये भी क्या हो जाएगा, √2, क्योंकि हमने बेस भी 1 लिया है, परपेंडिकुलर भी 1 लिया है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा, √2। अब बच्चों ये जब √2 हो गया तो इसको एज अ रेडियस लेट करेंगे। अब बताओ अगर ये इसकी लेंथ √2 है तो इस रेडियस का अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो क्योंकि आपको पता है कि सर्कल में रेडियस जो होती है इक्वल होती है, तो अगर हम यहां से सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इस नंबर लाइन को कट करेगा, कहीं पे तो कट करेगा। जहां पे कट करेगा वहां से, यहां 0 से लेके वहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितना होगी बच्चों, √2 होगी। क्लियर है, तो आइए देख लेते हैं। यहां से इस रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये जहां पे आएगा वहां पे, यहां जहां पे इस नंबर लाइन को कट करेगी ये सर्कमफ्रेंस, वहीं पे क्या होगा आपका √2 एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है बच्चों,
तो ये हो गया √2 का रिप्रेजेंटेशन कि √2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। क्लियर हो गया बच्चों। अब मान लो आपसे कोई पूछ गया कि भाई √3 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। √2 तो आपको समझ में आ गया कि हाँ √2 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल बच्चों एक बार मैं फिर से इसको बता दे रहा हूं, है ना, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले एक नंबर लाइन लेते हैं और नंबर लाइन पे 1 यूनिट की डिस्टेंस लेते हैं। वहां 1 यूनिट की डिस्टेंस जहां होती है वहां पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फिर हम परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लेते हैं और परपेंडिकुलर और बेस जब दोनों 1 यूनिट हो गया तो हमारी जो हाइपोटेनियस होगी वो क्या होगी, √2 हो जाएगी। √2 सेंटीमीटर जब हो जाएगी तो √2 सेंटीमीटर की रेडियस से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। वो सर्कल जहां पे इस नंबर लाइन को कट करेगा वही क्या होगी, √2 होगा। ठीक है, वही पॉइंट आपका क्या होगा, √2। मतलब वहां 0 से लेके वहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी √2। तो बच्चों इस तरह से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर को। अब बच्चों सपोज अगर यहाँ पे आपको दिया जाए कि √3 को रिप्रेजेंट करो आप नंबर लाइन पे, √3 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए √2 को रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा आपको। बिना √2 को रिप्रेजेंट किए √3 को नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो इसीलिए एग्जाम में जब √2 आता है तो सिर्फ 2 नंबर का आता है, √3 जब आता है 3 नंबर का आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको √2 अगर √3 भी रिप्रेजेंट करने के लिए देगा तो भी आपको √2 पता होना चाहिए, तभी आप √3 रिप्रेजेंट कर पाओगे। अब बताओ √3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बस यहाँ पे आप देख लो, सपोज यहाँ पे हम अब वैल्यू तो चेंज करनी पड़ेगी। तो बच्चों अगर आप देखो कि अगर हम बेस √2 ले लें और परपेंडिकुलर 1 ले लें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे √3 आएगी। आप देख लो चेक करके यहाँ पे कि बेस क्या है आपका BC √2, तो √2 का स्क्वायर आप करोगे तो 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, √3 आ गई ना। तो आप इस तरह से इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब कैसे करोगे, देखो बच्चों हमने कहा कि बेस आपको क्या लेना, √2 लेना है और परपेंडिकुलर कितना लेना, 1। तो बच्चों इस पॉइंट पे भी आप क्या करो, इस पॉइंट पे आप 90 डिग्री का एंगल फिर से फॉर्म करो। इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल फिर से फॉर्म करो। चलो हमने फॉर्म कर दिया 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया, ये हो गया, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब 90 डिग्री का एंगल जब बन गया तो हम ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, यहां से यहां तक की √2 ही तो हुई, √2 यूनिट। तो बेस तो बच्चों हमारा √2 हो गया। अब क्या होगा, परपेंडिकुलर हमको कितना चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। बेस √2 हो गया, परपेंडिकुलर कितना चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। तो फिर से बच्चों 1 यूनिट का आर्क लेके हम यहां से कट करेंगे। क्लियर है, यहाँ पे कट कर दिया, ये डिस्टेंस कितना हो गई, यहां से 1 यूनिट हो गई। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, फिर इसको कहां से ज्वाइन करेंगे, यहां पे ज्वाइन करेंगे। क्लियर है, तो अब इस रेडियस का एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, इस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। वो सर्कल जहां पे इस नंबर लाइन को कट करेगा वही वैल्यू क्या होगी, √3 होगी। क्लियर है, तो यहां से इस रेडियस का सर्कल हम जब बच्चों ड्रॉ करेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। तो यहां पे आप √3 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है, किसी को डाउट कोई, ठीक है। अब आप लोग इस तरह से और भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करोगे, √5 को। फिलहाल बच्चों आपके सिलेबस में यही √2 √3 ही बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो बस ये दोनों अगर आप सीख लोगे तो फिर आगे भी आप अपने से ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो √2 और √3 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे इस तरह से होगा।